सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, केम छो सब लोग एकदम मजामा। तो आज हम लोग बच्चा स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपका आएगा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पे। तो हम लोग चैप्टर अब खत्म करने वाले हैं। ठीक है। शायद इसके बाद एक क्लास और लेना पड़ेगा मुझे, उसके बाद अपन लोग का ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक। उसके बाद एचसी वर्मा का सॉल्यूशन आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी मेरे पास कुछ कुछ क्या बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो शीट भी मैं दे दूंगा आप लोग को। और चैप्टर फिनिश हो रहा है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, अभी नहीं, लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे चैप्टर का हैंड नोट्स मिल जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटा अपना नोट्स बनाओ या लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाओ, तो वो बेनिफिशियल रहेगा। आप ऐसे ही मेरे हैंड रिटन नोट्स लेके क्या करोगे, आपको क्या पता क्या पढ़ाया हुआ है ना। तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो ये था बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अरे भैया कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस गिवन सरफेस को क्रॉस कर रहे थे, वही उसका क्या कहला रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। और फ्लक्स इज इक्वल टू अपने पास क्या था, लाइन इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। ठीक है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर के बारे में क्या पढ़ता, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का बना दीजिए, वो आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। यही डिस्कस किया था। सरफेस बेटा दो तरीके का किया था ना, एक ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस कौन सा वाला था, जो अपन लोग के पास 2D में आ रहा था। और क्लोज सरफेस कौन सा हो गया था बच्चा, 3D, जैसे कि स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सारे के सारे किस में आ रहे थे, आपके 3D सरफेस में। तो चलो आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक क्लास मैंने क्वेश्चन कराया था। आज थोड़ा सा क्लोज सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले बच्चा मान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, आज गॉस और उसके एप्लीकेशन है, बट छोटा सा थोड़े बहुत क्वेश्चंस के ऊपर कर लेते हैं, काफी बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए, है ना। बाकी पढ़ना शुरू कर दो यार। और जो सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, तो उसमें ये सारे केसेस फिर से रिपीट होने वाले हैं। क्लियर है। हम पोटेंशियल देखेंगे एक लाइन की वजह से, एक स्फीयर की वजह से, आउटसाइड में, इनसाइड में, सिलेंडर की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब पोटेंशियल कितना होगा। तो जो सेकंड वाला मतलब जो सेशन आएगा, सेक्शन आएगा, वो बहुत ज्यादा आसान होगा अगर आपको फर्स्ट वाला आता है। तो उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही ज्यादा लेक्चर्स अपलोड करना पड़ेगा। कुछ कुछ ही नई चीजें आने वाली हैं। क्लियर। अच्छा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। जैसे मान लीजिए बच्चा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। सपोज करिए कि मेरे पास एक क्यूब है ना। मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, लाइक कैसा, लाइक क्या ऐसे ही तो होता है क्यूब, और कैसा होगा, है ना। अच्छा, और इस क्यूब का जो एच दिया हुआ है मान लो सब ए है। क्लियर है। मैंने आपसे बोला कि बताइए कि इस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा। मैंने आपसे क्या पूछा कि इस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा अगर अगर यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ठीक है, ई नॉट। ठीक। और इसका जो डायरेक्शन है वो मान लो E इज इक्वल टू दिया है ई नॉट आई कैप। तो बेटा आई कैप क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। मतलब ऐसा कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड क्यूब। ठीक है क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड क्यूब। इस क्लोज्ड क्यूब, बेटा क्लोज्ड है 3D में, मैंने आपसे पूछा कि नेट फ्लक्स कितना होगा। ठीक है। अब जरा दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। बेटा एक बात बताओ, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मान लो मैं इसको फर्स्ट सरफेस बोलता हूँ, नीचे वाले को सेकंड बोलता हूँ, इधर वाले को थर्ड बोलता हूँ, इधर वाले को फोर्थ बोलता हूँ, और इनसाइड वाले को फिफ्थ, और बाहर वाले के लिए मान लो सिक्स्थ ले लिया। क्लियर है। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा बेटा, अगर आप फर्स्ट सरफेस को देखो या सेकंड सरफेस को देखो, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। और एरिया वेक्टर बेटा कैसे बनाते हो, ऊपर डायरेक्शन में सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एक बना दीजिए। तो यहां पे बेटा ई और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो फ्लक्स अपने अपन लोग के पास कितना आ जाएगा, जीरो। क्योंकि मुझे याद है बेटा कि फ्लक्स इज इक्वल टू अपन लोग के पास क्या होता है,
ई डॉट डी एस कॉस थीटा, यही है ना बेटा नेट फ्लक्स निकालने का तरीका, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। तो अगर हम लोग बेटा फर्स्ट वाला ले, चाहे ये नीचे सेकंड वाला ले, इस केस में भी तो यही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगर आप बेटा फ्रंट वाला को देखोगे तो फ्रंट पे भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे, तो फिर से जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी इस वाले सरफेस के लिए भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है। वही चीज बेटा अंदर वाला जो सरफेस है उसको देखो, तो एरिया वेक्टर कहां जा रहा होगा, 90 डिग्री इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे, तो एंगल जो बन रहा होगा कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। यानी मुझे समझ में आ रहा है कि सर आप इधर का देखो, चाहे आप इधर का देखो, चाहे आप इधर का देखो, चाहे आप इधर, ये चारों फेसेस के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई। यानी फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, अंदर वाले को सरफेस 5 बोला था, नीचे वाले को मान लो मैंने लिया था 2 लिया था, और ये बाहर वाले को 6 लिया था, ठीक है ना। तो आप 1 ले लो, चाहे नीचे का 2 ले लो, चाहे आप अंदर का 5 ले लो, चाहे बाहर का 6 ले लो, तो 1 2 1 और 2 और ये 5 और ये 6, सबके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है बच्चा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सा था। अब जरा इसको और इसको देखो। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे अगर हम लोग मान लो थर्ड वाला, ये थर्ड रीजन, थर्ड को देखें, तो इस जगह पे बेटा एरिया वेक्टर फिर से बाहर की तरफ जाएगा, मान लो एन कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर की तरफ ही जा रहा है ना। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इस जगह से अगर फ्लक्स थ्रू थर्ड बोला जाए, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस अगर मैं पूछूं, तो आप क्या बोलोगे, ई डॉट डी एस, मतलब अपने पास बेटा क्या आ गया, ई डॉट कॉस 0 तो बेटा 1 होता है ना। अब ये वाला जो एरिया बेटा क्यूब है ना, तो आई कैन सिंपली राइट ई ए स्क्वायर, है ना। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा अब फोर्थ वाला देखो बेटा, एरिया वेक्टर आप इधर की तरफ बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, और बेटा cos 180 कितना होता है, -1 ना। तो अगर मैं पूछूं कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस 4, ये वाला 4, तो यहां पे आप बोलोगे E डॉट डी एस cos 180 डिग्री, तो दिस विल बी माइनस E डॉट, और ds बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब आपको अच्छी तरह बेटा की पता है कि जो फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, कंफ्यूज मत होना, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट कैन बी, छोटी बात है तो दिमाग में रखना, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। ठीक, तो हमें तो नेट फ्लक्स निकालना था ना, तो नेट फ्लक्स बेटा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सबको जोड़ दो, तो ये तो पूरा जीरो ही था। तो इधर पे क्या है, फ्लक्स थ्रू थर्ड प्लस फ्लक्स थ्रू फोर्थ, और ये भी ओवरऑल कितना आ जाएगा, जीरो। देखो बेटा स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ऐड करेंगे तो प्लस ई ए स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर अपन लोगों के पास कितना आ जाएगा, जीरो। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? तो अब देखो कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे, तो इसको तो क्रॉस करके निकल ही रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या रहा है, क्रॉस कर रहा है, और इस सरफेस को क्या कर रहा है, क्रॉस करके निकल जा रहा है। तो जो नेट फ्लक्स आ रहा है इस पूरे क्लोज्ड क्यूब के लिए वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्लियर है बच्चा, समझ में आया, इजी था। आगे बढ़े, इसको नोट करो, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा बेटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोग के पास, फिर से आपको निकालना है, क्वेश्चन फिर से सेम है, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्लियर है। तो अब सर इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, दिमाग लगाते हैं, चलो देखते हैं, समझते हैं। आप जरा सोचो बच्चे कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे, ई नॉट एक्स प्लस ई नॉट वाई। अब इसका मतलब समझना, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के साथ मतलब एक्स के साथ वेरी कर रहा है, मतलब अगर हम एक्स के अलोंग जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट एक्स। अरे एक्स एक्सिस के अलोंग जब आप मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके साथ वेरी कर रहा है, ये वाई के साथ वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। क्लियर है बच्चा। क्वेश्चन क्या है बेटा, फिर से देखो,
इस बार जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस के अलोंग में भी है और वो वाई एक्सिस के अलोंग में भी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जा रहा है, मतलब इस तरह भी चल रहा है, ये देखो ऐसे भी चल रहा है और ऐसे भी चल रहा है, एक्स की तरफ भी है और एक्स की तरफ कितना है ई नॉट एक्स और इधर की तरफ कितना है ई नॉट वाई। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि बताइए नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, वी हैव टू फाइंड आउट नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्लियर है? तो सर अब कैसे करें? अब बेटा आप इसको पार्ट पार्ट में कर लो। सर कैसे पार्ट पार्ट में कर ले? मैं कहा सबसे पहले आप इस पे कंसंट्रेट करो, इस वाले की वजह से, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में की तरफ मूव कर रहा है वो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको जरा देख लो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ वाले को अगर बच्चा देखे तो मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है ना, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बेटा एक्स की तरफ अगर आप देखोगे तो एक बात बताओ, जो सरफेस ए बी सी डी होगा उस पे इसके लिए भी सिर्फ देख रहे हैं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स निकालूंगा, नेट फ्लक्स किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग अभी देख रहा हूं। ठीक है, दोनों को मिक्स करके मत करना वरना आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अभी एक्स एक्सिस, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स होगा इस क्यूब पे, पहले उसको देखते हैं। तो अब जरा समझो, अब जरा समझो बेटा, जो सरफेस ए बी सी डी है, यहां पे एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फ्लक्स यहां से क्या आने वाला है, जीरो, है ना? अरे बोलो भाई। उसी तरह जी एफ ई एच देखोगे तो जो आपका एरिया वेक्टर होगा नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फिर से एंगल कितना बन रहा है, थीटा 90 डिग्री, तो फ्लक्स इधर से भी जीरो होगा। चाहे आप सरफेस बेटा डी सी ई एच देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कितना आएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होएगा 90, तो फिर से फ्लक्स इधर से भी कितना आने वाला है, जीरो। अंदर वाला बेटा ए बी एफ जी देखोगे तो एरिया वेक्टर कैसे जा रहा होगा, अंदर की तरफ, बेटा 90 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे, तो फिर से एंगल जो बन रहा होगा कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, तो फिर से फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब इधर वाले सारे सरफेस के लिए फ्लक्स कितना आया, जीरो आएगा। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ फ्लक्स थ्रू ए डी एच जी कितना होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के थ्रू अगर मुझे, मतलब इस एक्स एक्सिस पे अगर हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे फ्लक्स थ्रू ए डी एच जी प्लस एक और कौन सा मिल रहा है बच्चा, जरा देखो, फ्लक्स थ्रू बी सी ई, सॉरी बी सी ई एफ, यही दोनों की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा एक बात बताओ मुझे बेटा, ए डी एच जी में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बेटा, ई नॉट एक्स, तो ये कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पे है ना, और फ्लक्स का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। तो एंगल अगर हम ए डी एच जी ले रहे हैं तो बेटा एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, उस तरफ, एंगल कितना आ रहा है 180, तो और कॉस यहां पे क्या जाएगा, कॉस 180 डिग्री। क्लियर है? पक्का? ये भी हम लोग एक्स एक्सिस वाला ले रहे हैं, ध्यान रखना। और उसी तरह फ्लक्स थ्रू ये एक्स वाला ही लेंगे, ds, और इस वाले सरफेस को देखिए बेटा बी सी ई एफ को, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ जाएगा, तो थीटा कितना आएगा अपन लोग के पास, जीरो, तो ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, है ना? अब जरा मुझे बताओ बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो बेटा ये देखो कितने डिस्टेंस पर, एल डिस्टेंस पे, और ये वेरी कैसे कर रहा था, ई नॉट एल, तो ई की जगह पे अपने लोग के पास कितना आ जाएगा, ई नॉट एल। नहीं समझ गया बेटा, कितने डिस्टेंस पर है, एल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या आ गया, एल आ गया। क्लियर है? तो ई नॉट एल बेटा cos 180 कितना होता है, -1, और ds बेटा ये एरिया कितना है, क्यूब का साइड मतलब फेस है ना एक, तो इसको क्या लिख दिया जाए यहाँ पे, a का स्क्वायर -1। क्लियर है? अब जरा बताओ, अब जरा बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो एक बात बताओ बेटा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है ना, यहां से बी सी ई एफ का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एल प्लस ए, तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा बोलो, ई नॉट एल प्लस ए, और एरिया बेटा ये जो बी सी ई एफ है इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, साइड इनटू साइड करते हैं, और cos 0 बेटा कितना हो जाएगा 1, तो ये लो भैया आ गया। क्लियर?
और इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व कर ले तो अपन लोग के पास कितना आ जाएगा, ई नॉट एल ए स्क्वायर माइनस में, और इसको सॉल्व किया जाए तो प्लस ई नॉट एल ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए का क्यूब। अब ध्यान से देखो बेटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और अपन लोग के पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया ई नॉट ए का क्यूब। सही है, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसकी वजह से बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के अलोंग था उसकी वजह से ये फ्लक्स आया। ठीक है, अब तो जरा बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, वाई की, कि सर वाई के साथ क्या होएगा। क्लियर है सबको, आई थिंक दिखाई तो दे रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा था, ये लो दिख गया। क्लियर है, अच्छा अब जरा बात करते हैं हम लोग कि वाई वाले के साथ क्या हो रहा है। ठीक, तो देखो बड़ा सिंपल सा, इधर आ जाओ, वाई वाले को देखते हैं। यानी इस बार हम फ्लक्स बात करें किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, समझिएगा बेटा, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा है। यानी अब आप इमेजिन करो कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे आ रहे हैं, इस तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, तो आप जरा खुद सोचो कि बेटा एक क्यूब था अपन लोग के पास, ऐसे करके क्यूब था, है ना। ठीक, और ये रहा, मैं यहां पे एक्सिस बना देता हूं, ऐसा समझिएगा। क्लियर है, अच्छा ये बात भी समझ में आ रही है। तो बेटा सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे बेटा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस का, मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। ऐसे नहीं समझ में बेटा, एक्स में ऐसे तो वाई में कैसे जा रहे हैं, सब ऊपर की तरफ, ऐसे इस तरीके से। अब अगर बेटा सारे के सारे अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो फिर से इसका नामकरण ए बी सी, इधर पे क्या आया डी, ये था ई, ये था एफ, ये था जी, और ये वाला एच। ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चा सबको, अच्छा दिखाई तो दे रहा है। इधर वाला बेटा नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, मुझे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है ना, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो अब जरा मुझे बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा इस बार किसकी बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग, और वैल्यू जो अपन लोगों को दिया हुआ था वो क्या था, ई का वैल्यू क्या था, ई इज इक्वल टू था ई नॉट एक्स प्लस ई नॉट वाई, यही तो था, है ना। अच्छा अब जरा बेटा अगर हम लोग सरफेस, यानी इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बेटा अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो अगर आप लोग ए डी एच जी देखोगे तो बेटा इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर, तो ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है 90, तो cos 90 बेटा कितना होता है 0, तो फ्लक्स कितना आएगा 0, तो फ्लक्स थ्रू ए डी एच जी लोगे तो कितना आएगा 0। उसी तरह बेटा अगर आप बी सी ई एफ लोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो फिर से कितना आ जाएगा 0, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अच्छा ये भी समझ में आ रहा है, ये भी आ रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये देखो इस जगह पे बेटा मतलब ए डी एच जी और बी सी ई एफ किसके थ्रू बेटा, देखो मैं इस बार देखना चाहता था फ्लक्स किसके अलोंग, वाई के तरफ। तो अब जरा देखो, फ्लक्स थ्रू ए डी एच जी प्लस फ्लक्स थ्रू बी, ऐसे लिख लो, फ्लक्स थ्रू बी सी ई एफ, ये कितना हो गया, ये दोनों का दोनों कितना है अपने, सॉरी इसको ऐसे लिखो आप लोग, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बराबर ये भी कितना आएगा 0। समझ में आ रहा है ना, एरिया वेक्टर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर 90 बन रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर 90 बन रहा है। अच्छा अब इसको जरा देखो, डी सी ई और एच, एरिया वेक्टर बेटा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एंगल फिर से कितना बना 90, तो इसको मैं यहां और इसको बढ़ा देता हूं, फ्लक्स थ्रू डी सी ई एच। अच्छा इसको देखो बेटा ए बी एफ जी, एरिया वेक्टर कैसे अंदर की तरफ जा रहा है बेटा परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है ऊपर, एंगल फिर से कितना बना 90, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू ए बी एफ जी, ये चारों का चारों कितना आ गया 0। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा, ये वाला पूरा पोर्शन ऐसे करके, ये पूरा, ये और ये वाला और ये वाला, ये चारों की वजह से फ्लक्स कितना आ गया 0। क्लियर है ना,
इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा बेटा ये 3D में अगर आप फोन को इमेजिन कर रहे हो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग, तो जो फ्लक्स होगा इधर देख लो, यहां पे देखोगे तो बेटा एरिया वेक्टर ऐसे तो 90 डिग्री, यहां पे देखोगे तो एरिया वेक्टर कितना बन रहा है आपका ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना 90, यहां देखोगे तो एंगल कितना 90, यहां देखोगे तो भी एंगल कितना 90, तो चारों तरफ के एंगल कितना बन रहा है 90, तो इस फेस इस फेस इस फेस इस फेस सबके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? अरे आया कि नहीं आया भाई समझ में? इजी लगा? अब जरा देखो, अब जरा देखो, यानी अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, जरा देखो बच्चा, ये जो सरफेस बेटा GFEH है, ठीक है, ये जो सरफेस GFEH है, तो यानी कि अब जरा समझो, मतलब जो नेट फ्लक्स है ये किसके अलोंग, वाई के अलोंग, इसमें किसकी वजह से आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू GFEH प्लस फ्लक्स थ्रू ABCD, यही चारों का कंट्रीब्यूशन होगा। अब जरा बताओ मुझे GFEH पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बताओ इस एक्सिस से y कितने, इस एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो कितना होएगा 0। अगर बेटा इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे GFEH की वजह से कितना आएगा फ्लक्स 0। अच्छा अब ABCD को देखो, ये बेटा कितने डिस्टेंस पर, जितना क्यूब का एच था ये दिया हुआ था, ये एच कितना दिया हुआ था अपन लोगों को a, तो अब बताओ मुझे फॉर्मूला तो वही लगाएंगे ना, E डॉट ds, एंगल बेटा कितना होगा, देखो एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो थीटा कितना होएगा 0 डिग्री, तो थीटा अगर 0 लिखो तो बेटा आपके पास E डॉट ds आ जाएगा, और E का वैल्यू कितना था अपन लोगों के पास, E नॉट इनटू ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस बेटा a, ये था ना, देखो E नॉट y था, तो E नॉट y कितना डिस्टेंस पर a, और एरिया कितना आ जाएगा a का क्यूब, तो अपन लोगों के पास आंसर कितना आ गया E नॉट a क्यूब। क्लियर है कि नहीं? कुछ समझ में आया? तो नेट फ्लक्स ये तो x वाला निकाला था अभी नीचे में, तो नीचे में जब निकाला था हमने x वाला, तो अपन लोगों के पास आया था E नॉट a का क्यूब आया था ना। अब किसके थ्रू निकालना है, नेट चाहिए, तो दोनों जोड़ दो, नेट फ्लक्स किसके, नेट फ्लक्स अलोंग x प्लस नेट फ्लक्स अलोंग y, तो x के अलोंग कितना आया था अपन लोगों के पास E नॉट a का क्यूब, E नॉट a का क्यूब, और y के अलोंग अपन लोगों के पास कितना आ गया देखो, तो E नॉट a का क्यूब, तो दोनों को जोड़ दो, E नॉट a का क्यूब, तो नेट फ्लक्स आ गया 2E नॉट a का क्यूब। ठीक है बच्चा, दिखाई दे रहा है कि नहीं? समझ में आया? इजी लगा? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बेटा नोट करिए। देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन लोग के पास है, फिर से मान लो बेटा मैंने ले लिया क्यूब, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऐसा क्यूब वाला, आप लोग को दिमाग में अगर बैठ जाए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होएगा, है ना। अच्छा अब जैसे मैं यहाँ पे x y z लिखता हूं, ठीक है, इसका मतलब तो समझ में आ गया कि इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा x के अलोंग कितना है, E नॉट x i कैप, ये रहा, y के अलोंग ये रहा, z के अलोंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका लिखा हुआ है E नॉट x i कैप, मतलब ये x के साथ वेरी कर रहा है, ये y वाला y के साथ वेरी कर रहा है, z वाला z के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि बताइए इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, एक बार देखते हैं, चलो फटाक फटाक बनेगा। यानी मुझे तो देखना पड़ेगा, अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है तो नेट फ्लक्स अलोंग x प्लस नेट फ्लक्स अलोंग y नेट फ्लक्स अलोंग z, यही अपन लोगों के पास फ्लक्स नेट आ जाएगा। ठीक है, बारी बारी से किया जाए, चलो देखते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस वाले को देख लेते हैं। तो देखो मेरे पास ऐसे करके रहा क्यूब, ठीक है। अच्छा तो जब ऐसे देखोगे तो बेटा एक बात तो क्लियर रखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा x के अलोंग ऐसे जा रहा है, तो इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मान लो ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा 90, इसके लिए भी यहां से देखोगे तो भी कितना आएगा 90, ऐसे देखोगे तो भी कितना आएगा 90, और पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे तो भी कितना आएगा 90, मतलब इन वाले चारों के लिए कितना आ जाएगा फ्लक्स 0, यानी कुल मिला के हमको इसको और इसका देखना है। क्लियर है? अच्छा तो अगर मैं बात करूं बेटा फ्लक्स थ्रू, अगर मैं x एक्सिस के अलोंग देख रहा हूं, यानी मुझे देखना पड़ेगा दो चीजें, फ्लक्स थ्रू BCHE प्लस फ्लक्स थ्रू ADGF हो गया पक्का।
फॉर्मूला तो बेटा फिर से वही लगेगा ना, E डॉट डी एस कॉस थीटा प्लस E डॉट डी एस कॉस थीटा। यहाँ E1 ले लेते हैं, यहाँ पे E2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा दोनों का यहाँ पे 12 डिस्टेंस है ना। और मान लेते हैं इस क्यूब का जो साइड दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको, A दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, किसकी बात करो बेटा मैं, BCHE की, किसकी, BCHE की। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ से बेटा 2L डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना है, A, यानी टोटल कितना हो गया 2L प्लस A, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया E नॉट 2L प्लस A, ठीक है। अच्छा बेटा एरिया वेक्टर किधर जा रहा होगा, उधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, और cos 0 कितना, थीटा 0 आएगा ना। cos 0 कितना होता है अपन लोग के पास 1, तो मैंने कर दिया cos 0 का वैल्यू 1। और ds बेटा यही होगा ना, जो फेस है, फेस का बेटा एक साइड A दिया हुआ है, तो एरिया कैसे निकलेगा, साइड इनटू साइड कर दो इसे स्क्वायर के लिए, तो अपन लोग के पास कितना आ जाएगा a स्क्वायर, क्लियर है। वही अगर बेटा अगर मैं बात करूं ADGH, तो ये कितने डिस्टेंस पर है, 12 डिस्टेंस पर है, तो अपन लोग के पास क्या आ गया E नॉट इंटू 2L। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा, बेटा x पे डिपेंड कर रहा था ना, तो ये वाला जो फेस है वो कितने डिस्टेंस पर है, 12 डिस्टेंस पर, इसीलिए E नॉट 2L आया है, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, लो अब दिखाई दे जाएगा अच्छे से, क्लियर है। अच्छा अब जरा समझो, अब जरा समझो बच्चा, एंगल कितना होगा, तो बेटा यहां के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, यानी एंगल यहां पे कितना आएगा 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है -1, तो इधर पे लगा दिया -1। और बेटा ds मतलब एरिया की तो बात कर रहे हैं, जिस फेस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, एरिया कितना हो जाएगा इसका, स्क्वायर जैसा शेप है ना, तो a का स्क्वायर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट अपन लोगों के पास आ गया वो कितना आ गया, E नॉट 2L प्लस a इंटू a स्क्वायर माइनस E नॉट 2L A का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग अपना सॉल्व कर सकते हैं ना, सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, E नॉट 2L A स्क्वायर प्लस E नॉट A का क्यूब माइनस E नॉट 2L A का स्क्वायर। बेटा ये और ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल रिजल्ट जो है E नॉट A का हो गया x का। अब जरा देखते हैं y का, किसका देखते हैं बच्चा इस बार, y का। तो चलो देखो फिर से इमेजिन करो, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ये रहा क्यूब मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कैसा है, ऊपर की तरफ y एक्सिस के अलोंग। अब y एक्सिस के अलोंग है बेटा, तो एक बात बताओ, इस वाला फेस को देखोगे तो एरिया वेक्टर इस तरफ, यानी इस वाले फ्लक्स के थ्रू, इस वाले सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो 0, इधर देख लो 0, इधर देख लो 0, इधर देख लो 0, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन की वजह से कितना आने वाला है 0। यानी कुल मिला के हमको ऊपर वाला सरफेस से फ्लक्स देखना और नीचे वाला से देखना है। बात आई समझ में, इजी था। तो चलो देखते हैं, इस बार हम देख रहे हैं फ्लक्स थ्रू y वाला देखते हैं। तो y के अलोंग में अपन लोग के पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू बेटा देखो ABCD प्लस फ्लक्स थ्रू FEHG, ठीक है ना। अच्छा अब बेटा अगर हम ABCD की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव में था ना, ये देखो पॉजिटिव E नॉट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, नहीं ठीक, पॉजिटिव E नॉट YJ कैप ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक बात बताओ, ऊपर की तरफ ये वाला डिस्टेंस कितना था, L है ना, और अरे यार इसको मैंने 4L ले रखा है, नहीं 4L नहीं होगा, ये 4L नहीं होगा, सॉरी। ये वाला जो अपन लोग के पास ये जो नीचे वाला बेस था, और क्यूब का जो साइड दिया हुआ है वो कितना था, A था, यानी ये वाला डिस्टेंस टोटल यहाँ से, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, L प्लस A होएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे भैया L और ये कितना है A, तो L प्लस A। तो चलो लिख देते हैं, तो E नॉट L प्लस A, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा। E नॉट, ये कितना ऊपर था L और ये A, तो L प्लस A। एरिया वेक्टर बेटा किधर, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, ऊपर, cos 0 कितना होगा 1, और ये वाला जो आपके पास फेस है इसका एरिया कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, E नॉट L प्लस A का स्क्वायर, cos 0 कितना हो जाएगा 1। अच्छा अब जरा बताओ FEHG के साथ, ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस पर है बेटा, L डिस्टेंस पर ही है ना, तो प्लस E नॉट इंटू L, देख लो E नॉट इंटू L। अच्छा
और यहाँ पे बेटा एंगल कितना होगा 180 ना, तो cos 180 कितना हो जाएगा -1 और एरिया के लिए a स्क्वायर लिख दिया। देख लो, दिखाई दे रहा है, इजी तो लग रहा है, कोई टफ तो नहीं लग रहा। ये लीजिए दिख रहा होगा अच्छे से। अब जरा बताओ इसको अगर हम लोग जरा सॉल्व कर लें तो ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर प्लस में और ई नॉट एल माइनस ए स्क्वायर, बच क्या जाएगा अपन लोगों के पास ई नॉट ए का क्यूब। लो भैया, इजी था। तो अभी फ्लक्स y वाला आ गया, अब जरा फ्लक्स z वाला देखते हैं, z वाला देखते हैं। तो z वाला जरा इमेजिन करो, मतलब ये रहा ऐसे, है ना। जरा सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस बार z एक्सिस के अलोंग ऐसा है ना, इस तरफ। तो अब अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, इधर देखो बेटा तो एरिया वेक्टर ऊपर, तो फ्लक्स कितना आएगा इस वाले सरफेस पे 0। एरिया वेक्टर इधर, तो फ्लक्स फिर से कितना आएगा इस वाले सरफेस के लिए 0, इस वाले सरफेस के लिए 0, इस वाले सरफेस के लिए 0, यानी कुल मिला के 2 रह गए, एक ये और एक पीछे वाला। क्लियर है? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो क्यूब था इसको मैंने रखा था बेटा एक्स वाई प्लेन पे, ये था आपका एक्स, ये रहा था वाई, है ना, एक्स वाई प्लेन पे। अब ये बात बताओ, एक्स वाई प्लेन पे जब ये वाला साइड रखा हुआ है तो ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस समझो, ये वाला सरफेस है बेटा z एक्सिस से कितना दूरी पर है, 0 पे है। नहीं, अरे यार एक्स वाई प्लेन पे ऐसे रख दोगे तो यहाँ पे जो z कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 होएगा ना। अगर z कोऑर्डिनेट 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा a b e f की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अगर a b e f पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फ्लक्स भी a b e f पे कितना आएगा, 0 आएगा। अब बोलोगे सर क्यों? अरे यार सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, z पे। अगर z का वैल्यू 0 होएगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, 0। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि z के अलोंग फ्लक्स कितना आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता a b e f प्लस फ्लक्स थ्रू ये कौन सा बेटा देखो तो d DCHG, DCHG। तो यहां पे तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, क्योंकि z के अलोंग क्या है, E नॉट Z K कैप है। तो z का वैल्यू 0 रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर 0 आएगा तो जो फ्लक्स होएगा वो भी कितना आएगा अपन लोगों के पास, 0 आएगा। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं आपसे पूछूं कि DCGH के साथ क्या होगा, तो ये बेटा XY प्लेन से कितना आगे होगा, जितना इसका साइड दिया हुआ था, और ये कितना दिया हुआ था आपको a, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, और बाकी एंगल बताओ, एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो एंगल कितना बनेगा 0, और एरिया कितना a का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं E नॉट z की जगह बेटा कितना आ जाएगा a, सॉरी एरिया कितना आ जाएगा a का स्क्वायर, और cos 0 कितना होता है 1। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया E नॉट a का क्यूब। तो नेट फ्लक्स बेटा देखो x के अलोंग, y के अलोंग, z के अलोंग, तीनों को जोड़ देंगे तो फाई नेट जो आया अपन लोग के पास वो आ गया 3 E नॉट a का क्यूब। तीनों को जोड़ने स्केलर क्वांटिटी है ना बेटा, तो डायरेक्टली हम इसको ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आई कि बाउंसर जा रहा है, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे बने रहो, आपको एकदम फ्लक्स से कोई टेंशन नहीं होगा। और जहां तक बात रहा कि सर बोर्ड्स में कैसे करना है, तो बेटा न्यूमेरिकल्स इतने हो जा रहे हैं ना कि आपको मतलब क्वेश्चन से तो डरना नहीं है, और बाकी जो डेरिवेशंस है इंपॉर्टेंट वो मैं करवा ही रहा हूं, है ना। क्लियर है ना? और ये सिर्फ आपको मेंस तक का फिजिक्स नहीं, पूरा एडवांस तक कवर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो पढ़ना है यार, और क्या करना है। चलिए यहां तक चीजें ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट बेटा अपन लोग के पास नया क्वेश्चन है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता था अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था। हाँ देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था, मतलब वही कार्टेशियन प्लेन पे, और आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दे देता था और नेट फ्लक्स उसके थ्रू पूछता था। मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए इस बार मैंने कुछ कहानी चेंज किया। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है। क्या है बच्चा अपन लोगों के पास? एक स्फीयर है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा कि इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया Q, क्लियर, एक चार्ज रख दिया Q। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इस स्फीयर के थ्रू जो नेट फ्लक्स होएगा
वो कितना होएगा, है? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा बच्चा, कि मैंने कहा कि मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर की वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा, ठीक है? अगर इस स्फीयर के अंदर हमने एक चार्ज क्यू रख दिया है तो इस पूरे स्फीयर के लिए नेट फ्लक्स कितना होगा, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछूं बेटा, कि मान लो मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लेता हूं, ठीक है? छोटा सा एक एरिया लेता हूं, तो इस छोटे से एरिया को मैंने बोल दिया डी ए, ठीक है? अच्छा बेटा, अब एरिया वेक्टर कैसे, तो सरफेस के ऊपर एक 90 डिग्री बना दिया, डी ए कैप, ये हो गया एरिया वेक्टर। अच्छा, ये अगर बेटा पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ इससे क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा है ना? तो अगर हम किसी पर्टिकुलर छोटे से डी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो ये भी किधर होएगा, इधर की तरफ ही होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन। तो यहां पे बेटा जो एंगल होगा वो कितना आ रहा होगा, 0 डिग्री आ रहा होगा, है ना? अच्छा, मैं आपसे पूछूं फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेगे फ्लक्स इक्वल टू सर होता है ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है? अच्छा, यहां पे मैं ये सिंबल लगा रहा हूं, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा क्लोज्ड, ये किसके लिए यूज होता है, क्लोज्ड के लिए, जैसे यहाँ पूरा एक क्लोज्ड सरफेस है ना, इसीलिए यहाँ पे लगाते हैं ऐसे सिंबल, ठीक है? क्लोज्ड इंटीग्रल इसको बोला जाता है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लो स्फीयर है तो इसका रेडियस कुछ r होगा, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था, अब एक बात बताओ, मैं इस छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स देखूंगा तो एक छोटा सा फ्लक्स आएगा, तो आई कैन राइट डी फाई, है ना? इधर पे क्या रखा है, डी फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस पॉइंट पे अगर हम देखें इस चार्ज क्यू की वजह से, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, देखो ऐसा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर डी एस, और एंगल बेटा यहाँ पे 0 है, cos 0 इज 1, के तो बेटा अपन कांस्टेंट अपन लोग के पास, क्यू बाहर आया बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ अपन लोग के पास क्या बच गया, डी एस, ई डॉट डी एस। अच्छा, डीएस बेटा किसके लिए होता था, एरिया के लिए ना। आप ही जरा सोचो, ये छोटा सा एरिया है, डीएस, डीएस की जगह मान लो अगर मैं डीए लिया होता, इधर डीए लिया होता, तो यहाँ पे इंटीग्रल डीए आया होता। अब इस डीए का इंटीग्रेशन, ये छोटे से एरिया का फ्लक्स अब मुझे पूरे का चाहिए, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरा को इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता था, याद है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने रखा के क्यू आर स्क्वायर, इधर रख दिया 4 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, नाउ मेरे पास जो फ्लक्स आएगा, के का वैल्यू बेटा हम लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे और क्या था, इनटू आर का स्क्वायर, इनटू ऊपर में अपन लोग के पास क्या है बच्चा, के क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना? के का वैल्यू अपन लोगों ने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच क्या गया, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर था। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अपन लोगों के पास रिजल्ट क्या आ गया, देखो, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया क्या, आया कि नहीं आया? बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो अपन लोग के पास फ्लक्स आया है वो आया है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें खास बात क्या है सर, खास बात क्या है? क्या खास बात है, देखते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो नेट फ्लक्स आया है, दिस इज योर नेट फ्लक्स, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। देखो, तो मतलब इस रेडियस पे तो ये कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब जो नेट फ्लक्स आ रहा है, नेट फ्लक्स आ रहा है वो कितना है, जितना चार्ज है, मतलब ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? एक्चुअली में गॉस लॉ भी यही होता है, हम यही प्रूव भी करते हैं गॉस लॉ में, ठीक है, कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है? गॉस लॉ क्या बोलता है अभी कराएंगे इसको और डिटेल में, फिलहाल आप यही करोगे, फिर वापस गॉस पाएंगे, प्रूविंग यही वाला करेंगे, ठीक है? ये तो अभी हमने ऐसा किया। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात इसको नोट कर लिया, मान लीजिए आप इसको पहले रिजल्ट लिखो, फिर मैं आगे आता हूं। यहां पे हमने एक चीज समझा कि अभी बस इतना समझो कि एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर अगर चार्ज q है तो फ्लक्स कितना होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने प्रूव करके देखा, उतना ही आया। क्लियर है? अच्छा, अच्छा, अब देखो जरा, अब देखो मैं थोड़ा सा कंडीशन बदल रहा हूं, देखता हूं आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, ठीक?
अच्छा क्या है कहानी, समझो। जैसे बच्चा मान लीजिए मेरे पास है, मैंने कहा कि मेरे पास एक चार्ज Q है ना, समझिएगा, और मैंने कहा कि इससे कुछ r डिस्टेंस पर मैं एक स्फीयर को रख दे रहा हूं जिसके अंदर अभी कोई चार्ज नहीं, ये चार्ज को उठा के बाहर रख दिया r डिस्टेंस पे, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है r, है ना, ठीक है। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा इससे जो अब यहाँ पे चार्ज Q अगर आपने रखा है तो इस चार्ज Q की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, है कि नहीं है। बेटा बाहर में अगर चार्ज Q रखा है तो ऑब्वियसली ये क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। मान लो ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मान लो हमने माना है, मान लो ये बेटा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, कांस्टेंट, मतलब ये वेरी नहीं कर रहा r के साथ, ठीक है। मान लो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इस Q की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है सब का सब क्या है, कांस्टेंट, मतलब वो r के साथ वेरी नहीं कर रहा है। अगर नहीं वेरी कर रहा है तब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस स्फीयर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, इस स्फीयर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है, तो यार सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, क्या ये कैसा, ये हमने लिया क्या इस बार, ये एक स्फीयर है, मान लो बेटा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जाएगा तो आप ई बोलोगे, एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ ही जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो इधर वाले पोर्शन की वजह से अगर मैं फ्लक्स पूछता, मान लो ये पॉइंट लिया, इसकी वजह से अगर मैं फ्लक्स आपसे पूछता तो आप मेरे को बोलोगे सर फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाता अपने लोग के पास E डॉट dA, यही आएगा ना बेटा, cos 0 तो 1 होता है। अच्छा मैं इधर की वजह से पूछता तो एरिया वेक्टर बेटा इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, एंगल कितना बनेगा 180, और इसका वैल्यू कितना होता है -1, तो मतलब यहां पे जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा -E डॉट डी। तो एक पर्टिकुलर इसके लिए इधर तो इसके लिए इधर, तो नेट फ्लक्स अपन लोग के पास कितना आ गया देखो, तो फ्लक्स E डॉट डीए प्लस माइनस E डॉट डीए, तो फ्लक्स अपन लोग के पास कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। अब ये तो मैंने मैथमेटिकली समझा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, एक छोटा सा मैं नोट करके लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लें, याद करो इससे पहले बेटा मैंने ये भी कराया था, याद आ रहा है, ऐसे करके रख दिया था, सॉरी ये नहीं था, मैंने इससे पहले भी आपको एक क्वेश्चन कराया था अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था बेटा मेरे पास एक क्यूब है ऐसा करके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा था बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके मूव कर रहा है तो इस क्यूब के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिया था वो कितना लिया था E नॉट, याद आ रहा है, क्यूब का साइड जो था उसको ले लिया था अपन लोग ने ए, तो इधर की तरफ अब देखो इन चार की वजह से तो 0 आया था, और इधर की वजह से EA स्क्वायर, इधर की वजह से -EA स्क्वायर, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया था 0। तो हमको याद क्या रखना है, जरा ध्यान दो, नोट करके मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा बेटा, जो नेट फ्लक्स होता है ना, नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए अगर चार्ज कहां पे होगा, आउटसाइड में होगा, चार्ज बेटा कहां पे होगा, अगर आउटसाइड में होगा तो जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा 0 हमेशा, बस नहीं समझ में, मैंने कहा बेटा कि नेट फ्लक्स जो होगा किसी क्लोज सरफेस के लिए अगर चार्ज आउटसाइड में रहेगा तो फ्लक्स आपके पास कितना आने वाला है 0 आने वाला है, नहीं समझ में आया, 0 आएगा। बट एक बात और ध्यान रखना, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी 0 आएगा। याद करो बेटा यहां पे तो 0 आया था, लेकिन जब यहीं पे जब हमने उस टाइम भी इक्वेशन जो लिखा था, अगर E इज इक्वल टू एक्स आई कैप रखा था तब तो 0 नहीं आया था ना, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा था, जबकि इस केस में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब कभी भी कंफ्यूज मत होना, जब कभी भी क्लोज सरफेस होगा, जब कभी भी क्लोज सरफेस होगा, ठीक है, और चार्ज कहां होगा, अगर आउटसाइड में है, चार्ज कहां पे बेटा, आउटसाइड में, मतलब उस क्लोज सरफेस के बाहर है अगर चार्ज, और वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कांस्टेंट, मतलब जो ना कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ना वाई पे, ना जेड पे, तो उस केस में उस बॉडी पे जो नेट फ्लक्स आएगा वो हमेशा 0 आएगा,
चाहे वो आप ऐसे करके समझो, चाहे आप ऐसे वाले केस से समझो। क्लियर है? वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी बात, मैं इसको, ये आपको दिखाई दे रहा है तो इसको नोट करो। ये बेटा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको नोट कर लीजिए। देखो, वही अगर दूसरी बात, ठीक है, अगर चार्ज बाहर है, चार्ज अगर बाहर है, ठीक है, ध्यान देना, अगर चार्ज आपका बाहर है, ठीक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर वेरिएबल होगा, वो अगर वेरिएबल का मतलब आर पे डिपेंड कर रहा होगा, अगर वो आर पे डिपेंड कर रहा होगा, तब उस 3D ऑब्जेक्ट के लिए, उस 3D ऑब्जेक्ट या फिर क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, हो भी सकता है वो हम लोग को, ये मैंने कहा आम तौर पे, ठीक है, आम तौर पे, ठीक है। अब हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज मतलब वेरी भी कर, मतलब हो सकता है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा, लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स बीच में आ गए जिसकी वजह से वहां पे जीरो आ गया होगा। ठीक है ना? ये तो जनरली आपका फ्लक्स जीरो नहीं होता। क्लियर है? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? आई ना? पक्का? चल नोट करिए बेटा इसको। देखो बच्चा, अभी तुरंत हमने किया था कि सर अगर आपके पास, ठीक है, उधर वाला पोर्शन समझ में आ गया ना कि बाहर रखेंगे तो क्या होगा, अंदर रखेंगे तो क्या होगा। अंदर वाले के लिए मैंने देखा था कि अगर हम कोई चार्ज क्यू रख रहे थे और ये क्लोज सरफेस है, तो इसकी वजह मतलब इस क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स आने वाला है वो कितना आया था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q, या Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो बोला बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेट फ्लक्स जो आया था वो आया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने देखा था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ R था, मतलब अगर मैं चार्ज को यहां रखूं तो भी फ्लक्स यही आएगा, अगर मैं चार्ज को यहां रखूं तो भी फ्लक्स यही आएगा, चाहे मैं चार्ज को यहां रखूं, जादू से यहां कर दूं, यहां कर दूं, कहीं भी रख दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है? अच्छा, ये बात तो सर समझ में आ गई, ठीक है ना? आगे देखिए बच्चा, समझे? अच्छा देख देख, मैं अगर आपसे पूछूं एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है ना? मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे शेप है, ठीक है, इस तरीके का एक क्लोज शेप है, और यहां पे अगर मैं चार्ज क्यू रखूंगा तो बताइए इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा। ठीक, तो यहां पे बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे भी जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म कहानी। मतलब चार्ज अगर इसके अंदर Q है तो फ्लक्स कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, चाहे कैसा भी रहे सरफेस, चाहे आप ऐसे करके कर दो, डिगी 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 डिगी, और चार्ज है Q, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सरफेस पे नहीं फर्क पड़ रहा है, क्यों? आर पे तो फर्क पड़ता नहीं है, ये आर ज्यादा है, यहाँ पे देखो आर यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, कुछ भी कर लो, नेट फ्लक्स, ये ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, ठीक है, वो कितना आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, अगर ये कैसा सरफेस है, क्लोज्ड है तो। ठीक, अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आई। अब अगर आपको इतना समझ में आया है तो एक चीज मुझे आंसर दो, मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए ये मैंने एक हेमिस्फीयर लिया, एकदम ध्यान से समझो, एकदम समझ में आएगा, हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर इस हेमिस्फीयर के लिए मान लो मैंने यहां पे इसके डायमीटर पे, यहां पे सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ नेट फ्लक्स यहां से कितना होगा, ठीक है। अब टेंशन में आ गया सबसे, कैसे निकालें, खुद से अटेम्प्ट करो। अब देखो मैं इसको तुरंत करता हूं, अगर आपने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया है तो मैं इसको इस तरीके से, एक बात बताओ मुझे, मैं इसको, और रेड कहां गया, ये तो गुम हो गया भाई, मिल ही नहीं रहा है, हाँ मिल गया। देख समझो, मैं इसको ऐसे करके पूरा कर दिया, मान लो ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं पूछूं बताओ अब फ्लक्स कितना होगा, तो पूरे स्फीयर के लिए, पूरे स्फीयर के लिए, ये स्फीयर है ना, पूरे स्फीयर के लिए जो फ्लक्स होता था, नेट फ्लक्स, वो कितना होता था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इतना होता था, है ना। तो आधे के लिए कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा भैया, आधे के लिए कितना हो जाएगा, आधा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर इतनी समझ में आई तो इसका आंसर दे दो,
मान लो अगर ऐसा है, सॉरी, मान लो अगर ऐसा है, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, ऐसा है, ठीक, और यहां पे रख दिया है चार्ज क्यू। अब मैं पूछूं आपसे कि बताइए इस वाले में नेट फ्लक्स कितना होगा? दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां में बेटा नेट फ्लक्स कितना होगा, तो आप एक काम करो, इसको भी क्लोज कर लो, ये लो भैया क्लोज कर दिया, है ना? तो अब इस पूरे के लिए फ्लक्स कितना आएगा? पूरे के लिए फ्लक्स कितना आएगा? तो बोलोगे सर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा वो 1/4 ही है ना? अरे टोटल का ये वाला पोर्शन कितना है? 1/4 है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? आया? चलो, अगर आया है, अगर आ गया है, तो अब जरा आंसर दो, अब जरा आंसर दो मुझे। मान लीजिए कि मैंने अगर कुछ ऐसा लिया, समझो जरा, जरा समझो, ये ऐसा और ये ऐसा, और यहां पे इस बार चार्ज क्यों रखा है। अब मैं पूछूं कि बताइए बेटा यहां पे नेट फ्लक्स कितना होगा? अब सब टेंशन में आ गया। कई लोग बेटा एक्साइटमेंट लिख देंगे कि सर Q इज इक्वल टू, अभी तो किया था, Q सॉरी फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चा गलत हो जाएगा। अब बोलोगे क्यों? बेटा यहां पे देखो ये सब ओपन ओपन था, यहां पे भी जो लिया था ओपन था ये एंड, यहां पे भी ये जो एंड था ओपन था, यहां पे मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया है ना बेटा। तो क्लोज कर दिया तो इस आर पे तो डिपेंड करता ही नहीं है फ्लक्स। नेट फ्लक्स जो रहता है वो तो जो हम ये बाउंड्री देख रहे हैं जिसमें ये कैद है, उस पे उस पॉइंट से इस जगह का जो डिस्टेंस होता है इस पे तो डिपेंड करता ही नहीं। क्लोज सरफेस के लिए अभी तो पढ़ा था, इसका आंसर क्या होएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे नहीं समझे भाई? कुछ समझ में आया? बेटा एक क्लोज अंदर में आ गया ना, वैसे इसी का देख लो, अगर ऐसे भी है और चार्ज हमने रख दी यहां पे, तो इस केस में क्या आएगा? Q बाई एप्सिलॉन, क्योंकि यहां पे देखो क्लोज कर दिया ना, तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स आता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है जो उसने चार्ज इंक्लोज कर रखा है उसके। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्या था? इजी था, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पे बेटा ओपन रखा था ना, यहां पे भी ओपन था, यहाँ क्लोज, अब तो खुद ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया ना। यहां पे बेटा स्फीयर के लिए प्रूफ किया था ना। अब कैसा भी सरफेस है क्या ही फर्क पड़ता है? अगर मैं ऐसे करके हाँ, मैं कैसे भी कर दूं, ऐसे 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 ऐसे, क्लोज हो गया ना, चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स जो होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और दे दो आंसर मुझे। अगर ऐसा है, ऐसा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं ये कैसा है बेटा? क्लोज्ड है, ठीक है, शेप कैसा भी हो, ये इस बार कैसा दिया? क्लोज। मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। तो अब बताइए यहां पे फ्लक्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? क्लोज्ड है। तो मैंने अभी बताया था ना कि बेटा अगर, ध्यान सुनना, अगर जो अपन लोग के पास जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो कैसा होगा? क्लोज्ड होगा, और उसमें से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, तो फ्लक्स ऑलवेज जीरो होगा। कौन सा फ्लक्स? नेट फ्लक्स जीरो होगा। इंडिविजुअल फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूं एक सरफेस के लिए, नेट फ्लक्स लेकिन जीरो आएगा, ये कंफर्म है। क्लियर है? अब जैसे जैसे मान लो मैंने कहा कि ये था मेरे पास एक क्वाड्रेंट, यहां पे मैंने चार्ज क्यू रखा है, और इसकी वजह से मान के चल रहे हैं हम लोग कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब मैं पूछूंगा मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो अपन लोग के पास क्लोज ऑब्जेक्ट है, इस क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये क्यू कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अगर बाहर दिया हुआ है चार्ज क्यू, तो आप यहां पे कैसे ट्रीट करना है कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? कांस्टेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? यहां तक कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आया? तो अब एक बात बताओ, इसको मैं मिटाऊं बच्चा? चलो देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, दिख रहा था ना? नोट कर लिया? चलो देखो, चलो देखो, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। क्या सर गर्मी में कहां से मौसम हंसी हो गया है? अरे पढ़ाई करो भैया, सब हंसी हो जाएगा। सर वो कैसे? अबे पढ़ोगे अच्छे नंबर आएंगे, नौकरी मिलेगा, छोकरी मिलेगी। सर क्या बोल रहे हो आप? चल देखो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने चाहिए, पढ़ो पहले।
इधर देखो बच्चा, मान लीजिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट मैंने कहा एक चीज देखो, यहां पे मैंने कहा कि मेरे पास एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके ले लिया मैंने, कैसा ले लिया, एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट लिया है, कैसा है बेटा, ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉडी जो बोलना चाहो आप बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 3D में है, ठीक। अच्छा अच्छा, ये बात समझ में आता है, अरे आता है ना, अब जरा समझो, मैंने कहा कि इसके अंदर एक मैंने चार्ज ले लिया Q1, एक चार्ज ले लिया Q2, एक चार्ज ले लिया Q3, यहां पे एक चार्ज बाहर में ले लिया, मान लो ऐसे करके Q4, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट के लिए बेटा नेट फ्लक्स कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, इस Q1 की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्रोड्यूस होता है, इस Q1 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, E1, इसकी वजह से E3, इसकी वजह से E2, इसकी वजह से E4, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब एक मैं निकालना चाहता नेट फ्लक्स कितना होगा, ठीक। तो बेटा Q1 की वजह से हमें तो पता है फ्लक्स इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला हम लोग को पता है वो होता है E डॉट ds, अरे यही होता है ना भैया, और अभी हमने देखा था कि क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो आता है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि हाँ, Q1 के लिए मान लो अगर मैं इस फॉर्मूला को बेटा अगर ऑपरेट करूं, तो Q1 चार्ज की वजह से, ध्यान सुनना, इस Q1 चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स इस ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे या 3D ऑब्जेक्ट पे कितना होगा, तो आप बोलोगे सर Q1 की वजह से फ्लक्स 1 प्रोड्यूस होगा और ये हो जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं बोलूं कि इस 2 की वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो चार्ज है बेटा Q2 और कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एप्सिलॉन नॉट। मैं पूछूं Q3 की वजह से यानी फ्लक्स 3, चार्ज कितना है Q3, तो Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बेटा Q1 की वजह से फ्लक्स था, ये Q2 की वजह से, ये Q3 की वजह से। अब मैं आपसे पूछूं कि बाहर वाला Q4, तो Q4 की वजह से बेटा नेट फ्लक्स कितना होगा, तो बेटा ये बॉडी आउटसाइड है ना, मतलब ये क्लोज सरफेस के बाहर में चार्ज Q4 है और ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, E4 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ये कैसा है, कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो फ्लक्स यहां पे जो 4 की वजह से होगा वो कितना आएगा, 0 है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि फ्लक्स नेट कितना होगा, नेट फ्लक्स, तो आप मेरे को बोलोगे सर फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 कर दीजिए, अगर और रहते तो डॉट 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 फ्लक्स n कर देते, मान लो अगर इसके अंदर मेरे था Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 भरा पड़ा है चार्ज। अब मेरे को बताओ बेटा फ्लक्स 1 जो होएगा वो कितना आएगा, तो वो आया अपन लोग के पास Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया जाए तो अपन लोग के पास कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और अगर होता तो हम इसको Q3 डॉट 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 Qn कर सकते थे, है कि नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो अपन लोग के पास नेट फ्लक्स आया वो क्या बेटा Q1 प्लस Q2, ये एक्चुअल में Q इनसाइड बन गया क्या, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, देखो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो है गॉस लॉ, अरे भैया यही तो है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, अब जरा समझो, नेट फ्लक्स थ्रू any closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed in it। क्या बोलते हैं बेटा गॉस लॉ, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा है, अगर वो क्लोज्ड है तो उससे जो नेट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जितना चार्ज उसके अंदर है उसके, ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा था, यही तो है हमारा गॉस लॉ, ये देखो यही तो है हमारा गॉस लॉ, ठीक है।
कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ ऐसे करके भी दिखा दिया आपको। पक्का आगे बढ़ सकते हैं? इजी लग रहा है यहाँ तक? तो ये था अपन लोग के पास कहानी बेटा किसका? गॉस लॉ का। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, फिर मैं इसको मिटाता हूं। इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, एक छोटा सा क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो आप लोग। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर प्लस क्यू है चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज है ना? मैं आप लोग को बताओ अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आपको भी याद है कि सर नेट फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड, अब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड अंदर बेटा कितना है? प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आ गया? 0। फ्लक्स कितना आ गया? 0। ये तो मैथमेटिकल है, अगर आप फीलिंग के साथ भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, कैसे सर? कैसे कैसे कैसे? देखो मैं इसको समझा भी देता हूं। मान लो बेटा अगर स्फीयर होता, ठीक है ना, आप दूसरी भाषा में समझो, अंदर में अगर एक प्लस क्यू चार्ज रहता और बाहर अगर माइनस क्यू चार्ज, मतलब उसी जगह पे एक जगह प्लस क्यू रखा हुआ और माइनस क्यू रखा हुआ। ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा किधर? ऊपर की तरफ। और एरिया वेक्टर का भी जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो थीटा कितना आ रहा होता है? 0 डिग्री। तो यहां पे अगर आप इस छोटे से डीए एरिया में अगर आप फ्लक्स को देखते तो E डॉट डीए cos थीटा करते तो आपके पास क्या आता है? cos 0, मतलब आपके पास E डॉट डीए आ जाता है कि नहीं है? और इस माइनस की वजह से यहां पे देखोगे बच्चा, इस माइनस की वजह से देखोगे, इस जगह पे देखो माइनस चार्ज होता तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इनवर्ट होता। और एरिया वेक्टर तो हमेशा आउटसाइड रहता है क्लोज सरफेस के लिए, बताया था ना, क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड रहता है। तो एरिया वेक्टर मान लो इधर समझो, अगर इधर पे माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, बाकी एरिया वेक्टर तो उधर ही रहेगा, तो एंगल यहाँ पे कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है ना? तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आता है कितना जाता है? माइनस ई डॉट डी आएगा, cos 180 माइनस 1 होता है। तो इस केस में जो फ्लक्स नेट आ जाएगा वो कितना आ जाता है? दोनों को ऐड कर देते तो प्लस ई डी ए माइनस ई डी ए, आंसर कितना आ जाता है? 0। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, बाकी ये याद रखिए। क्लियर है? आ गया समझ में गॉस लॉ आप लोग को? तो हम लोग को क्या याद रखना है? गॉस लॉ क्या बोलते हैं एक्चुअल में बच्चा? क्या नहीं, गॉस लॉ पहले आया था, उसके बाद कूलम्स आया था। ठीक है, पुराना लॉ जो है वो गॉस का है। हम लोग गॉस लॉ का यूज करके, ध्यान रखना, हम लोगों ने अभी तक, मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर दिखाया था, पॉइंट चार्ज दिखाया था, फिर से एक लाइन की वजह से, मतलब एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये दिखाया था। गॉस से वो सारे एक्सप्रेशन निकाले जा सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में देखा जाए तो देखा क्या जाए, मतलब अगर आप बुक्स पढ़ोगे बाहर का, वॉकर वगैरह का, तो उसमें आपको मिल जाएगा, दिखेगा आपको कि गॉस को पहले पढ़ाता है फिर बाद में आपको कूलम्स पढ़ाता है। ठीक है, बट सीबीएसई में पहले कूलम्स फिर गॉस पढ़ाता है। ठीक है, इससे चीजें थोड़ा आसान लगता है। ठीक वैसा अपने इंडिया वालों को लगता है। ठीक है, जो टीचर्स बैठे हुए हैं। ठीक, बाकी लॉजिकली देखा जाए तो गॉस पहले, वो ज्यादा आसान है, उसके बाद फिर कूलम्स वाला, ऐसा मुझे लगता है। अब छोड़ो मुझे क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, जानना तो दोनों ही है ना? अच्छा अच्छा, तो यहां तक का जो कहानी था वो समझ में आया हम लोगों को कि सर ऐसा ऐसा करके कहानी होता है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा बात है, देखता हूं आप लोग बता पाते कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अगर Q इनसाइड अगर 0 है तो फ्लक्स भी 0 है, क्या ये बात सही है कि गलत है? सोचो जरा। अबे सही है ना यार, अगर चार्ज ही अगर 0 हो जाए, Q इनसाइड 0 हो जाएगा, कौन सा Q इनसाइड मतलब नेट टोटल चार्ज इनसाइड अगर 0 हो जाएगा तो फ्लक्स तो कितना आएगा? 0। क्यों फ्लक्स इक्वल टू क्या था? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, तो अगर ये वैल्यू 0 तो फ्लक्स भी 0 होगा। क्लियर है बच्चा? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जो हम लोग को करना है, अब जो नेक्स्ट है अपन लोग के पास, वो हम लोग को करना है बेटा गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है ना? तो वहां चलने से पहले मैं आप लोग को थोड़े से और क्वेश्चन कराता हूं। ठीक, उसके बाद गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे चलेंगे। चलो देखो बच्चा, तो यहां तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया गॉस के बारे में कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। उसके अंदर कितना चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जितना उसके अंदर चार्ज होएगा उतना ही फ्लक्स निकलेगा। ये बात मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं एक छोटा सा चीज, ठीक है,
जिसको ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, ठीक है ना। देखते हैं क्या है, समझो जरा बच्चा। मान लो मैंने आपको थोड़ा सा एक और चीज समझो, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये इमेजिनरी सरफेस है, ऐसा नहीं कि आपको दिखाई दे रहा है, इमेजिनरी है, ठीक है। जो कि अपना हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब अपने पास कुछ दिया हुआ है और हम वहां पे एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जिससे हमारी चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी तक मैंने किया, अभी आपको याद हो तो मैंने ऐसे करके लिया था ना एक छोटा सा क्वाड्रेंट, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसे करके किया था, ऐसे करके लो पूरा कंप्लीट किया था, तो आराम से इस वाले पार्ट के थ्रू फ्लक्स निकल गया था। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो है क्या कहानी, अभी बताऊंगा आपको गॉसियन सरफेस के बारे में और डिटेल में, फिलहाल देखो। अब मान लो मेरे पास एक हाँ मैंने कहा ये कुछ ऐसा ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट टाइप से जो ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे मान लो इसके फेस से और इस स्क्वायर का जो डिस्टेंस है ये ए मतलब स्क्वायर प्लेट है तो ए, और इधर से ऊपर ऊपर की तरफ मतलब a/2 पे सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे ऊपर बेटा, इस फेस से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू है। तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ बेटा फ्लक्स कितना होगा इधर से, मतलब इस वाले ये जो आपके पास प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन से फ्लक्स कितना होगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, देखो ऐसा हाँ होपफुली हो तो जाना चाहिए, लाइक ऐसा 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 ऐसा। देखो तो मैंने बेटा क्या किया, इसको एक क्यूब के अंदर रख लिया। बेटा ये रेड वाला क्वेश्चन तो मैंने खुद से ड्रॉ किया ना, आपको तो क्वेश्चन में बस क्या दिया था, क्यू जिसको आपने इस प्लेट से a/2 डिस्टेंस ऊपर रखा था और आपको फ्लक्स निकालना था। तो अब अगर ये पूरा क्लोज्ड होता जैसा मैंने अभी बनाया है, तब आप फ्लक्स कितना बोलते बताओ जरा, तब आप बेटा फ्लक्स कितना बोलते। तो आप बोलते सर फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है कि नहीं है। देखो मैंने इसको a/2 पे रखा, यानी हर एक प्लेट से कितने दूर पर, a/2 पे a/2 पे a/2 पे सेंटर में, मतलब a/2 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 सबसे a/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो फ्लक्स यहाँ पे जो नेट फ्लक्स आया वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आया। मैंने तो सिर्फ इसके लिए पूछा था ना dCBA के लिए, तो ये dCBA है वो कितना, कौन सा पार्ट होगा बेटा, इस पूरे क्यूब का 6th पार्ट हुआ, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा बताओ, नेट फ्लक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे आया समझ में कि नहीं आया। तो यहां मैंने जुगाड़ लगाया, इसको कंप्लीट करके निकाल लिया, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन बेटा इसको नोट करो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इधर से हर जगह से a/2 डिस्टेंस पे ध्यान देना, ये जो q है ना वो कितना ऊपर ले गया मैं a/2, ये आपका a दिया हुआ है क्यूब का, जो h है मतलब ये सारे जो साइड्स हैं वो कितने a/2 है, ठीक है ना। आगे देखो एक और क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन है बेटा अपन लोग के पास। मान लीजिए यहां पे एक चार्ज q है और इस चार्ज q की वजह से आपको इस सरफेस पे निकालना, अब यहां रखो यहां रखो यहां रखो यहां रखो यहां रखो, सबके लिए वही आंसर आएगा, ठीक है। मैं एक नॉर्मल करा रहा हूं, इस कॉर्नर पे या वर्टिसेस पे आपने एक चार्ज q रख दिया और इस वाले सरफेस से पूछा कि फ्लक्स कितना होगा, और क्यूब का जो साइड है वो ही दिया हुआ है, ठीक। तो जरा अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे कैसे जुगाड़ लगा के इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखते जो कलाकारी अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसा और ये वाला समथिंग लाइक ऐसा, देखो भाई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मैनेज कर लेना, ऐसा। ध्यान से अगर आप देख रहे हो बेटा, अब हमारे लिए चीजें थोड़ा आसान हो गई हैं, हमको तो निकालना है केवल इसके लिए, है ना। ये जो चार्ज क्यू है वो यहां पे है, आपको समझ में आ रहा है, इस बड़े वाले क्यूब के अंदर में ऐसे है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ऐसे देखो ना, ये जो एच, देखो बच्चा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
मैं इस क्यूब को, अब ये जो क्यूब है कहां पे, ये बड़े वाले क्यूब का, ये जो रेड वाला क्यूब दिख रहा है उसके सेंटर में ये क्यूब पॉइंट है। नहीं समझ में बेटा, ये आके ये देखो ना, ये 2a है, ठीक है ना, ये 2a है, क्यूब था ना, ये कितना है आपका, दिस इज योर 2a। क्लियर है? मतलब इस बड़े वाले के अंदर में ये 1/8 पार्ट में रखा गया है, ध्यान से देखोगे तो ऐसे आगे एक छोटा क्यूब, एक आगे, 2 3 4 बगल में 5 6 आगे 7 8, 1/8 पार्ट में। यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन देखो ना 1/4, और ऐसे ऊपर में भी तो है, यानी 1/8। अब देखो फायदा क्या हो रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं इस क्यू की वजह से, इस सॉरी इस पूरे रेड की वजह से जो फ्लक्स आ रहा होगा, नेट फ्लक्स पूरे की वजह से, वो तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। अरे यार ये क्यू अंदर में है तो बड़े वाले की वजह से बाय गॉस लॉ क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी कितना होगा, ए बी सी डी, तो आप बोलोगे सर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस बड़े वाले क्यूब का ये बेटा, ये जो आपको ये वाला जो ए बी सी डी दिखाई दे रहा है वो कौन सा पार्ट है, 1/6 पार्ट है, भी किया था एक क्वेश्चन। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पी क्यू आर एस का क्या होगा, तो बेटा ए बी सी डी का ये पी क्यू आर एस, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसा है कुछ, देखो ए बी सी और ये है आपका डी, इसका ये रहा पी क्यू और ये रहा आर, ये कौन सा पार्ट है, 1/4 है ना, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, खत्म, फ्लक्स थ्रू पी क्यू आर डी, पी क्यू आर डी इज इक्वल टू, बेटा 1/4 ना, तो क्या कर दे इसको 1/4 क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर इज क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा फ्लक्स थ्रू पी क्यू आर डी। बच्चा आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाया है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगाना था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो यूज किया और आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई तगुल्लफ तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तो मुझे लगा था यार मैं गॉस लॉ आज खत्म कर दूंगा, लेकिन समझाते समझाते क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग गया, तो आई थिंक आपको गॉस लॉ का बेसिक्स भी मैंने बता दिया, उसको अब रह गया अपन लोगों के पास एप्लीकेशन, तो एक लेक्चर और डालूंगा, ठीक है, मेरे को लगता है 2 वीडियो और बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा नहीं कराऊंगा यार, मजा नहीं आता फिर पढ़ाने का, है ना, तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आप लास्ट क्लास क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आज हमने गॉस लॉ का बेसिक्स जो था वो हमने देख लिया, ठीक है, कल हम बेसिकली बात करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पे। क्लियर है बच्चा? तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो फेमस है वो आप लोगों को करा दिया, तो ऐसे ही घर पे मन लगा के पढ़ते रहिए, और चैनल को यार थोड़ा कमेंट वमेंट किया करो यार, हमको भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है काम के लिए, काम करने के लिए, है ना। और 2 लेक्चर अगला क्लास गॉस लॉ का एप्लीकेशन, अब उसके एप्लीकेशन में शायद 1 या 2 क्लास लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद बेटा आप लोग एचसी वर्मा में गॉस लॉ का अलग से टॉपिक, मतलब अलग से चैप्टर ही है, तो वहां पे बड़े क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वैसे मैं करवाऊंगा यहाँ पे, आपको टेंशन नहीं लेना है, तो आप डाउट्स वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है, अभी अपलोड नहीं है, हो जाएगा, चैप्टर फिनिश होने दो, बाकी हैंड रिटन नोट्स बेटा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पूरे चैप्टर का एक ही बार में डाल दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, मिलते हैं, जय हिंद।